हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर विद ट्रिक्स। दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, विद ट्रिक बताने की कोशिश करना, ओके। और एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ आपको कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे बहुत सारे कोर्सेज का लिंक मिलेगा जो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर जुलाई 2020 का आपके सामने, 2022 का आपके सामने। कितनजी ब्राउन जैक्सन बनती है यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक वुमेन जज। तो यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी पहली ब्लैक वुमेन जज बनती है कितनजी ब्राउन जैक्सन। ब्लैक वुमेन यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब पता है क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक पर्सन वही होते हैं जो अफ्रीका से आए होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल होने के लिए, जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ब्लैक पर्सन्स। और वैसे लोगों में पहली ब्लैक वुमेन यूनाइटेड स्टेट्स की बनी, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट की बनी ब्राउन जैक्सन। बहुत इजी है इसको याद रखना। कैसे कैसे याद रखोगे? ब्लैक वुमेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट और ब्राउन दोनों कलर्स है, तो ट्रिक यही है, दोनों कलर्स है, नाम याद रखना आसान है। जब ऑप्शन आएगा आप ऑप्शन को देख के टिक कर सकते हो। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में वैसे ब्लैक व्हाइट तो होता नहीं है, लेकिन पहली वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी इंडिया में? 1989 में बनी थी फातिमा बीवी। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन सी वुमेन बनी है इंडिया में? तो कोई वुमेन अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। लेकिन हाँ, बताया जा रहा है कि 2022 में शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई वुमेन बनेगी। तो बताया जा रहा है, क्योंकि बातचीत हो रही है फिलहाल इस बारे में, तो वो तो आगे ही पता चलेगा। चलिए, दूसरा करंट अफेयर है आपके सामने कि डीआरडीओ ने दोस्तों टेस्ट किया, लॉन्च किया, चांदीपुर ओडिशा से लॉन्च किया या टेस्ट फायर किया किसको? अभियास को। अभियास क्या है? अभियास है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट। इस बात को समझते हैं। चांदीपुर ओडिशा से डीआरडीओ ने तो लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च क्या किया? लॉन्च किया हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट, जिसका नाम अभियास है। ये क्या है? हवा में रहने वाला टारगेट है। टारगेट क्यों हवा में रहेगा? ताकि हमारे डिफेंस पर्सनल्स, आर्मी या बाकी डिफेंस पर्सनल्स वो प्रैक्टिसेस करे, खासकर मिसाइल्स का प्रैक्टिसेस करे, अटैक करे वहां पे टारगेट जो हवा में होगा, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है अभियास। हवा में रहने वाला टारगेट है जिसको टारगेट करेंगे। हाई स्पीड का मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसको हिट करना, इसको गिराना हवा से मुश्किल होगा, हाई स्पीड होगी। और नीचे ग्राउंड पे आप इसको कंप्यूटर या लैपटॉप से ही चला सकते हो इस अभियास को, जो कि हवा में रहेगा। और एक्सपेंडेबल होगा। एक्सपेंडेबल का मतलब कि जब हिट हो जाएगा तो ये खत्म होने वाली चीज है। जब इस पे प्रैक्टिस करोगे, मिसाइल लगाओगे, जब ये हिट होगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये एक्सपेंडेबल है। तो ये जो हीट है इसका नाम है अभियास। किसने लॉन्च किया, टेस्ट फायर किया? डीआरडीओ ने। कहां से किया? चांदीपुर ओडिशा ने। किस लिए ये हवा में रहेगा अभ्यास? ताकि एरिया टारगेट हम करें। क्या करें? टारगेट मिसाइल्स का या बाकी चीजों का प्रैक्टिस करें। कौन करेगा? डिफेंस पर्सनल्स ऑफ इंडिया करेंगे, ओके, प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, ट्रिक बहुत इजी है। अभ्यास का मतलब ही होता है प्रैक्टिस करना। अभ्यास का मतलब ही होता है प्रैक्टिस करना। और दोस्तों, ये इसको उड़ाया गया। ट्रिक यही है कि एक तो अभ्यास आएगा तो प्रैक्टिस याद रखोगे आप, ठीक है ना। और ओडिशा उड़ाया गया कहां से? ओडिशा से। और ये हवा में रहेगा, जिस तरह हवा में आसमान में चांद रहता है, आसमान में जिस तरह चांद है इसी तरह ये भी रहेगा, क्योंकि हमें इसको मिसाइल लगाने हैं, प्रैक्टिस कराने हैं हमारे जितने भी आर्मी या डिफेंस पर्सनल्स है। तो ये चांद की तरह हवा में लटका रहेगा, आसमान में लटका रहेगा। तो ये अभ्यास कंसेप्ट भी आपने याद रखा और ट्रिक भी याद रखा। ये ट्रिक मैं आपको पेज बाय पेज याद कराऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आप देखोगे कि ट्रिक से कितना याद रहता है। चलिए, फिलहाल जुलाई 2022 का और एक करंट अफेयर आपके सामने है कि मोहम्मद जलाद जो है, इराक का है ये मोहम्मद जलाद, ओके,
इसको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। देखो मेरे दोस्तों, इसको याद करने का तरीका आसान है। अगर आपके दिमाग में होगा वेट लिफ्टर्स कैसे होते हैं, वेट लिफ्टर अगर आपने कभी देखे होते हैं ना, वो बड़े मोटे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, वो जलाद टाइप लगते हैं। देखो वैसे तो दिल के वो बहुत अच्छे होते हैं, बस यहाँ पे ट्रिक को याद करने का तरीका ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में लाना होता है। तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, वेट लिफ्टर्स दिमाग में लाओ, जलाद टाइप होते हैं, तो मोहम्मद जलाद, ठीक है ना। ओके अच्छा देखो, मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूं, नहीं तो यहां पे थोड़ा सा अगर आप डीआरडीओ के बारे में खुद पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बता रहा हूं। नहीं तो आप डीआरडीओ के बारे में बस थोड़ी बातें बता ही लेता हूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, उसका मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। 1958 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। और भी बहुत सारी चीजें, अगर मैं वैसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो ही बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां पे मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे। अगर यहां पे ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है लोसनी स्विट्जरलैंड में। 1905 में इसको बनाया गया। और ये जो मोहम्मद जलाद है ये इराक का है। वो सारी चीजें ना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और 1 घंटे का करंट अफेयर आपका खत्म हो जाए पूरे मंथ का, उसी तरह ही मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं तो 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो बनेगा अगर मैं डिटेल में चीजें बताऊं, आपको पूरी चीजें बताऊं, ठीक है। ओके फिलहाल के लिए आपके ये चीजें जो आपके सामने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपके सामने। और एक करंट अफेयर है, काई चटनी, 8 चटनी, चींटियों की बनाई हुई चटनी ओडिशा से बताया गया कि ओडिशा ने इस चटनी को की डिमांड की कि इसको डिमांड की कि जीआई टैग मिलना चाहिए। ये था आपका करंट अफेयर। तो इसको आसान है याद करने का तरीका, वैसे थोड़ा दिमाग में लाओ। देखो आंट उड़ती नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला हम इसको पकड़ के चींटी बनाएंगे, सॉरी चटनी बनाएंगे। इजी है चटनी बनाना, किसी भी तरह से दिमाग में ट्रिक लाओ। या आंट उड़ती नहीं है तो उसकी चटनी बना लेते हैं, वो साफ होगी, उस तरह किसी भी तरह से आप दिमाग में लाओ। बस आंट उड़ती ऐसा कुछ दिमाग में लाओ, आंट चटनी। ओके ओके ओके, याद कराएंगे अभी आपको। और एक करंट अफेयर आपके सामने, ओडिशा टॉप रैंक हासिल करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग 2022 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी तो होगी ही दोस्तों। अभी तो आपने देखा ओडिशा में डिमांड कर रहे हैं आंट चटनी, वहां पे लोग आंट चटनी खाते हैं, तो फूड सिक्योरिटी कहां से होगी वहां पे, फूड सिक्योरिटी कहां से होगी वहां पे, तो फूड सिक्योर होगा, मतलब कि वहां पे फूड सिक्योरिटी होगी। कहने का मतलब सिंपल में इतना है कि ओडिशा ने टॉप किया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी रैंकिंग उसको पहली रैंक मिली। और ये रैंकिंग किसने रिलीज की, यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। और ये क्यों निकाला गया, ये इसलिए निकाला गया कि जो 2022 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी उस एक्ट को अच्छी तरह इंप्लीमेंट करती है अपनी स्टेट यूटी में, उस बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली गई। और उस बेसिस पे ओडिशा ने टॉप किया कि वहां पे फूड सिक्योरिटी है, होगी ही फूड सिक्योरिटी। लोग तो आंट चटनी खाते हैं, फूड सिक्योरिटी होगा। तो इस तरह का आप दिमाग में ट्रिक रखो ओडिशा के लिए, ओके, फूड सिक्योरिटी के लिए। अच्छा अगर हम जेएंडके की बात करें ओवरऑल रैंकिंग जेएंडके की, तो 30 रैंक है। लद्दाख की रैंक है लास्ट 34th। यह है आपके सामने ओवरऑल रैंकिंग। तो ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो आपके सामने ओडिशा पहले रैंक पे। जो बच्चा अपनी अपनी स्टेट से, अगर कोई और स्टेट से देख रहा है मुझे, फिलहाल हम यहाँ पे जेएंडके में रहते हैं, तो ये आपका ओवरऑल रैंकिंग है। लद्दाख के बच्चे भी देखिए लास्ट रैंकिंग। बाकी जो स्टेट का अगर मेरा वीडियो देख रहा है, बहुत सारे बच्चे देखते रहते हैं बाहर के स्टेट्स के भी, तो उनको वो अपने अपने स्टेट का एक बार देख ले, ठीक है। ये ओवरऑल रैंकिंग है, ये जनरल कैटेगरी रैंकिंग है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का रैंकिंग है। जहाँ यहाँ पे आपको जेएंडके भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको पीडीएफ जब मिलेगा एक बार देख लेना, जरूरी नहीं है याद करने, जरूरी नहीं है। ओके अब ये जो मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया, ये जो 5-6 करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाए, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। चले देखते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप अपनी जगह जवाब दे देना। ओके चलिए बताओ मुझे पहली ब्लैक वुमेन जज ऑफ BLAC के ब्लैक वुमेन जज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, बताइए उसका नाम जो भी होगा ना ऑप्शन में, लेकिन दूसरा कलर होगा, तो ब्राउन जैक्सन या किटेंजी ब्राउन जैक्सन। पहला करंट अफेयर हो गया। अब मुझे आप ये बताइए कि आप मुझे ऐसे बताइए,
एक हीट को लॉन्च किया गया। और ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट जो है, इसमें हम मिसाइल्स का प्रैक्टिसेस करेंगे। तो आप मुझे इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट का नाम बताइए। देखो, प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास करना, तो इसका नाम है अभ्यास। चलिए, इसी के बेसिस पे मुझे एक बात बताइए, जो ये अभ्यास है इसको कहां से लॉन्च किया गया, कौन सी स्टेट से? तो किससे उड़ाया गया इसको उड़ाया गया तो उड़ीसा से। अच्छा, मुझे एक बात बताए, उड़ीसा में भी कहां से, एग्जैक्ट जगह बताऊं। मैंने आपको बताया ना, ये हवा में लटका रहेगा, जिस तरह चांद होता है, चांद की तरह ये हवा में रहेगा और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो चांद जैसा नाम होगा चांदीपुर। आपके जब ऑप्शंस होंगे ना, चांदीपुर होगा तो आप टिक करके आएंगे ही आएंगे। ओके, उसके बाद आपका और एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए मुझे, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। देखो, वेट लिफ्टर्स बड़े जलाद टाइप होते हैं, तो जलाद जैसा ही नाम होगा। मोहम्मद जालोद को इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। मुझे एक बात बताओ, कौन सी स्टेट में काई चटनी जो है उसको, दोस्तों, जो आठ चटनी जो है वो कौन सी स्टेट में बोल रहे हैं कि जीआई टैग दीजिए आठ चटनी को? तो आठ उड़ती नहीं है तो उड़ से उड़ीसा। अच्छा, कौन सी स्टेट है जहां पे फूड सिक्योरिटी है, फूड पूरा सिक्योर है, वहां पे स्कैर्सिटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी है वहां पे? बता मुझे। अरे वही स्टेट जहां पे आठ खाते हैं। तो ऐसा भी याद रख सकते हो। वैसे ये 8 रीजन नहीं है, रीजन है इनका अच्छा एफिशिएंसी। इन्होंने एनएफएसए जो एक्ट है ना, एनएफएसए एक्ट जो है ना, उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023 का, ठीक है, 2013 का। चलिए, ये था करंट अफेयर जो मैंने आपको पढ़ाया भी, याद भी कराया। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब है आपके सामने डाक कर्मयोगी। तो सुनो दोस्तों, डाक कर्मयोगी क्या है? ये एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ डाक खाना। तो दोस्तों, पोस्ट का मतलब ही होता है ना, पोस्ट ऑफिस का मतलब ही होता है ना डाक खाना। तो इजी है इसको याद करना। ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। जितने भी कर्मचारी है डाक खाने के, पोस्ट्स के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको सिखाने का पोर्टल है ये, उनको ट्रेनिंग देने का पोर्टल है ये दोस्तों, उन पे ध्यान नजर रखने का पोर्टल है ये कि वो रोज काम करते हैं कि नहीं। तो सुनो, अब जितने भी कर्मचारी है डाकखाने के, जब उनके ऊपर नजर रखेंगे तो उनके ऐश वैश खत्म हो जाएंगे। तो आप इसका ये भी याद रख सकते हो कि किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले करंट अफेयर देखो, फिर ट्रिक बताऊंगा। डाक कर्मयोगी क्या है? ये रिसेंटली न्यूज में था। ई लर्निंग पोर्टल है ये। किसका? डाक का मतलब है पोस्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स का। किसने लॉन्च किया इस पोर्टल को? अश्विनी वैष्णव। ये अश्विनी वैष्णव पे सवाल आ सकता है, याद रखना, जो कि है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, अश्विनी वैष्णव। तो आप इतना ही याद रखो कि डाक कर्मचारी जो है, डाक कर्मयोगी जो है, इसमें कर्मचारी जितना है उस पर नजर रखा जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उनके जब किसी को नजर रखा जाएगा कि वो ऑफिस आता है, काम करता है, नहीं रहता है, तो उनके ऐश वैश खत्म हो जाएंगे ना। कॉमन सेंस है। तो जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स में कर्मचारी हैं, उनके क्या ऐश वैश खत्म हो गए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। डाक तो पहले मतलब ही होता है पोस्ट, डाक का मतलब ही होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स का ई लर्निंग पोर्टल है, और उनके ऐश वैश खत्म। ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज इधर से आ सकते हैं, आप कर सकते हो ट्रिक का इस्तेमाल। औरंगाबाद का नाम चेंज किया गया, अब उसका नाम रखा गया संभाजी नगर। और यह किसने किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सीएम कौन था तब? उद्धव ठाकरे। और ये करने के 1-2 दिन बाद ही सीएम महाराष्ट्र का चेंज हुआ, अब है सीएम एकनाथ शिंदे। और ये सारी न्यूज दोस्तों एक ही महीने में हो गई। तो कहने का मतलब ये है, फिलहाल आप इतना जानो, औरंगाबाद का नाम किया गया चेंज संभाजी नगर। क्यों? सुनो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चेंज किया। देखो मेरे दोस्तों, क्यों किया गया? औरंगाबाद जो है उसको औरंगजेब का वो कैपिटल था, तो औरंगजेब के नाम पे उसका नाम पड़ा था औरंगाबाद। लेकिन औरंगजेब ने बड़ी बेरहमी से मारा था छत्रपति संभाजी महाराज को। छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी से मारा था। और इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब औरंगाबाद, ताकि औरंगजेब की याद ना आए, उसका नाम चेंज करके औरंगजेब ने जिसको मारा था उसी के नाम पे रखा गया है। तो संभाजी के नाम पे अब संभाजी नगर होगा। तो आसान है याद करना, इसकी ट्रिक यही है, औरंगजेब औरंगाबाद, संभाजी महाराज सांबा नगर। ठीक है,
और एक जगह का नाम बदल दिया गया दोस्तों, उस्मानाबाद का नाम रखा गया धाराशिव। लेकिन उस्मानाबाद धाराशिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है औरंगाबाद को नाम चेंज किया गया संभाजी नगर। यह सवाल आने के चांसेस है दोस्तों। ओके, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया कि ये उद्धव ठाकरे जब सीएम था ना, उनकी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में इसको डिसीजन लिया गया, उसके एक दो दिन बाद ही सीएम चेंज हो गया, एकनाथ शिंदे अब है। ये भी याद रखना, ये भी इसी मंथ के करंट अफेयर है कि एकनाथ शिंदे अब है महाराष्ट्र के सीएम। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले। ये ट्रिक में यही है कि औरंगजेब ने मारा संभाजी को महाराज, ठीक है ना। अच्छा ये भी याद रख सकते हो, अगर ये याद ना रहे महाराष्ट्र गवर्नर संभाजी महाराज, महाराज से महाराष्ट्र, तो आप जितना कनेक्ट कर सकते हो उतना कर सकते हो। ओके ओके ओके, चलिए उसके बाद आपके सामने यह है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला किसने? WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो निकाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो रिलीज किया, उसमें इंडिया की रैंक 135 है आउट ऑफ 146। तो इंडिया की रैंक 135 है, खराब रैंक है आउट ऑफ 146। और इसको याद करने का तरीका बताता हूं। देखो मेरे दोस्तों, गैप इंडेक्स पे फोकस करना। लास्ट ये गैप है 3 का बना है और इंडेक्स 5। देखो गैप बना है 3 लेटर्स का, इंडेक्स बना है 5 लेटर्स का, और आई इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वही मैंने लिखा है ट्रिक में कि I35, गैप 3 इंडेक्स 5 और आई मतलब कि 135। ऐसे आप याद रख सकते हो, दिमाग में कुछ आएगा वहां पे ऑप्शंस में, ठीक है। ओके, अब ये मैंने आपको बताया। हाँ, WEF ने जो रिलीज किया रिपोर्ट, उसमें से टॉप किया आइसलैंड ने, और आउट ऑफ 146 कंट्रीज था, जो लास्ट 146 कंट्री है वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में सबसे खराब है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, इंडिया में भी याद रखना, ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ना दोस्तों, वहां पे 4 इंडेक्सेस है, 4 पैरामीटर्स को देखा जाता है, 1 2 3 4। इनमें से जो हेल्थ एंड सर्वाइवल है उसमें इंडिया लास्ट पे है। 146 कंट्रीज है ना, तो 146 पे ही है। 146 कंट्रीज लिए जा रहे हैं ना, तो हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडिया में इन 4 में से सबसे ज्यादा खराब है। इन्हीं 4 के बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला जाता है, लेकिन इन 4 में सबसे खराब क्या है? हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडिया में बहुत ज्यादा लास्ट पे है। ओके, ये भी याद रख लेना। ओके, और गैप इंडेक्स ट्रिक के लिए, गैप इंडेक्स याद रखना, रैंक के लिए गैप है 3, इंडेक्स है 5 और आई है इंडिया, हो गया 135। ओके, आई और 1 मिलता जुलता है ना। ओके, चलिए 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 आगे। देखो मेरे दोस्तों, सुनो, अभी फुल्ली फंक्शनल बनाया गया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट तो बहुत सारे बन रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट वो दुनिया का लार्जेस्ट होगा, MP में बनने जा रहा है, लेकिन फुल्ली फंक्शनल नहीं है। फुल्ली फंक्शनल जो है वो है रामागुंडम तेलंगाना। तो अभी के लिए जुलाई 2022 के हिसाब से फुल्ली फंक्शनल, जो कि अच्छी तरह चल रहा है, पूरी तरह बनाया गया है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसमें 100 मेगावाट होगा, और यह है रामागुंडम तेलंगाना। देखो इसको याद करना आसान है, आपको पता है सोलर फ्लोटिंग की बात है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो डैम के ऊपर जो डैम बना होगा उसी के ऊपर ये, देखो अक्सर ये डैम या बाकी वाटर बॉडीज पे बनाया जाता है, तो आप दिमाग में रख लो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बड़ा है तो बड़ा रामागुंडम है, डैम की बात है। ओके, और तेलंगाना है। आप मुझे एक बात बताओ, आप ये मोबाइल लैपटॉप या जिससे भी गाना सुनते हो तो सोलर आपके घर में अगर होगा तो आप कभी भी सुन सकते हो, पावर ही पावर होगा। कभी कभी लाइट चली जाती है ना, तो सोलर पावर प्लांट से आप अच्छी तरह गाना वाना सुन सकते हो, क्योंकि लाइट हमेशा अवेलेबल है। तो इतना भी दिमाग में ऐसे भी आप याद रख सकते हो ट्रिक के लिए। तो डैम है, डैम के ऊपर ही फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाएगा, और जब आपके पास सोलर होगा तो गाना वाना आप कभी भी सुनेंगे, ठीक है ना। अभी हम इस ट्रिक को याद कराएंगे आपको, अभी हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। सुनिए, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया नारी को नमन स्कीम। इस नारी को नमन स्कीम में जो भी बस किराया होता है वुमेन्स का, उसके ऊपर 50% कंसेशन लगेगी। और ये लॉन्च किसने किया? सवाल आएगा, आपको लिखना है ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? हिमाचल बस में चढ़, तो हिमा मतलब कि लड़की का नाम आता है ना, नारी का नमन स्कीम
हिमाचल याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में इस ट्रिक्स को याद करना। तो हिमा, चलो बस में चढ़ते हैं या कुछ भी, जो भी आप दिमाग में आए, चलिए बस का किराया दीजिए हिमा जी, दिमाग में कुछ भी आप लाइए। बस नारी का नमन स्कीम को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। अब आगे चलिए, आगे देख लीजिए। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 किसने जीता? देखो, ग्रैंड प्रिक्स टाइटल पता है क्या होता है? ये कार रेसिंग होती है। इसको बोलते हैं असल में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। ये कार रेसिंग है, ये लिखा है यहां पे, ये कार रेसिंग है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे, जुलाई की अगर बात करें तो कार रेस की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ, ऑस्ट्रेलियन हुआ, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश। बाकी भी आप अपनी जगह देख सकते हो, देख लेना थोड़ा सा करंट अफेयर में, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश। देखो, इंडिया के कंटेक्स्ट में ज्यादातर ब्रिटिश, यूएसए और हमारे नेबरिंग कंट्रीज, और जब कुछ मेजर चीज हो इंडिया के साथ तब वो कंट्रीज को ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहां पे रह चुके हैं। तो आप इतना याद रखो, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022 याद रख लेना, बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो किसने जीता? मैंने बोला ना, ये क्या है? ये ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये सारे के सारे ये कार रेसिंग है। तो बता मुझे कार रेसिंग से किसने जीता? कार रेसिंग, कार्लोस सेंस। तो ट्रिक बहुत आसान है, ट्रिक यही है, कार रेसिंग है तो किसने जीता? उस बंदे का नाम क्या था? कार्लोस सेंस। तो आसान है, कार्लोस सेंस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता। चलिए, इस जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अब देखते हैं आपको याद है कि नहीं। मैं आपको सवाल पूछता हूं, ओके? एक सेकंड, मुझे सवाल देखने दो। हाँ, आप मुझे बताइए, चलिए पहला सवाल आपके सामने है। आप मुझे बताइए कि एक ई लर्निंग पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के लिए बनाया गया, उस ई लर्निंग पोर्टल का मतलब क्या है? पोस्ट्स का मतलब आप याद रखना, डाक खाना, डाक कर्मयोगी, ओके? अच्छा, अगर सवाल आए, आप बताइए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स है, डाक कर्मयोगी है, ठीक है, डाक कर्मयोगी है, आप बताइए किसने इसको लॉन्च किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी है। देखो, ये कर्मचारियों के ना नजर रखेगा तो उनके ऐश वैश खत्म हो जाएंगे, तो किसने रखा? अश्विनी वैष्णव, ये है बंदा जिसने लॉन्च किया डाक कर्मयोगी को। अच्छा, मुझे बताओ, औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया? अब औरंगजेब ने किसको मारा? सांबाजी को, तो सांबाजी नगर रखा गया, ठीक है ना। ओके, सांबाजी महाराज, और ये महाराष्ट्र स्टेट की बात है, ओके? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मैंने बोला लास्ट पे, याद रखना लास्ट पे क्या लिखा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक बताइए, आई की रैंक बताइए। गैप है 3 और इंडेक्स है 5 लेटर का बना हुआ, तो 135 रैंक है, 135 रैंक है इंडिया की, ओके? बताइए मुझे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया का फुली फंक्शनल बनाया गया किस जगह पे? डैम आपने सुना, डैम आपको याद होगा, तो रामागुंड डैम। अच्छा, अब अगर सोलर होगा तो आप गाना वाना सुनोगे, तो अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, कौन सी स्टेट के अंदर ये रामागुंडम डैम में ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाया गया? बताइए, तो कौन सी स्टेट है? तेलंगाना, ओके? अच्छा, मुझे बताओ, नारी को नमन स्कीम जो है जिसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है ना, ये आप याद रखना, नारी हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मुझे बताओ, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जो कार रेसिंग होती है, वो किसने जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022, तो कार से ही नाम होगा, कार्लोस सैंस, ठीक है? आसान है। चलिए, अब चलते हैं आगे और आपको आगे पढ़ाते हैं। सुनिए, अब ये पढ़ा, ओ ये तो पढ़ लिया, अब ये सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जो है वो दिया जाएगा इन द फील्ड ऑफ, कहां? आपके ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना। और इसको अनाउंस किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको अनाउंस किया, ठीक है। अब ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा, कौन से फील्ड में दिया जाएगा? आपके नीचे होगा म्यूजिक होगा, कॉमर्स होगा, ठीक है ना, इसी तरह आर्ट होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना। इसको याद रखने का तरीका यही है, राजेंद्र प्रसाद आपको पता है प्रेसिडेंट है,
फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो किताब है ना, उसमें ज़्यादातर यही पढ़ा जाता है कि किस तरह से पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसमें से हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को पढ़ते हैं, तो अक्सर प्रेसिडेंट को भी वहाँ पे देख लेते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब आपके दिमाग में पॉलिटिकल साइंस भी आ सकता है, लेकिन चलो ऑप्शन में नहीं होंगे दोनों। अगर दोनों भी होंगे तो कम से कम आप 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन पे टिक करके आओगे, एक में से 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। ओके, तो आप याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके ओके ओके, चलिए आपके सामने है एक बंदा है प्रार्थना बत्रा। ये प्रार्थना बत्रा जो है ये ऑथर है किसका, एक बुक का, बड़ी मशहूर बुक है गेटिंग द ब्रेड द जेन जड़ वे टू सक्सेस। ये बुक का ऑथर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो आसान है, ब्रेड फोकस करना, ब्रेड और पराठा, ट्रिक यही है, ब्रेड पराठा, ठीक है, पराठा बटरा। उसके बाद है आपके सामने और एक करंट अफेयर, ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को 75 स्कॉलरशिप देंगे उनके 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। जो 15 अगस्त 1947 जो इंडिपेंडेंस डे था, अभी 2022 में जो 15 अगस्त है, तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे था 2022 में। तो इस डे पे ब्रिटेन ने बोला हम देंगे 75 स्कॉलरशिप्स। आपको ईजी है याद रखना, हमें इंडिपेंडेंस किन से मिली, ब्रिट से, वही बता रहे हैं आपको 75 स्कॉलरशिप्स देंगे। तो सवाल में बहुत सारी कंट्रीज होंगे, तो ब्रिटिश मतलब हमें इंडिपेंडेंस जिससे मिली उसी से। ओके, अच्छा, ट्रिक यही है कि इंडिपेंडेंस तो इन्हीं से मिली, तो यही हमें स्कॉलरशिप देंगे, ब्रिटिश या यूके ऑप्शन में होगा। उसके बाद है आपके सामने आरपी गुप्ता को अपॉइंट किया गया एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, इलेक्शन कमीशन में जो मेन होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार, जो कि 15 मई 2022 को ही बना, इसको याद रख लीजिए। देखो, इलेक्शन कराने हैं ना, राज्यों में इलेक्शन कराने, ऐसा याद रखना, तो राजीव कुमार। देखो, ये तो पता ही होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, अपने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये तो पता ही होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी पता होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए ना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उसके लिए ट्रिक भी नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रिक इसके लिए है। आर के गुप्ता को बनाया गया एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो आर के गुप्ता है ये राजीव कुमार है, ये दोनों अलग है। राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उसको तो 15 मई में बनाया गया, लेकिन ये जुलाई की न्यूज है, आर के गुप्ता को अब बनाया गया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसको याद करने का तरीका यही है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा राजीव कुमार है, तो आर के गुप्ता, राजीव कुमार आप याद रखना, आर के। देखो, आर के गुप्ता की फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, ना ही मुझे नेट से मिली, अगर किसी को मिली तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। ओके, तो ट्रिक बस इतनी है, आपके दिमाग में जब आएगा डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर आएगा, तो आप अपने अगर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याद करो, राजीव कुमार को, तो आर के ही नाम होगा आपके ऑप्शन में, जो कि बना होगा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसको अपॉइंट किया गया होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है आपके सामने, 94 ईयर ओल्ड वुमेन है दोस्तों, 94 ईयर ओल्ड वुमेन, जिसका नाम है भगवानी देवी। उसने गोल्ड जीता 100 मीटर रेस में एट वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। तो आप देख लो, इसका नाम भगवान देवी है, 94 ईयर ओल्ड वुमेन है ऊपर से। आप अब देख लो, ट्रिक यही है कि भगवान का आशीर्वाद था, भगवान ने ताकत दी, ऐसा कुछ दिमाग में लाओ, भगवान लाओ दिमाग में, कि भगवान ने चाहा तो 94 ईयर ओल्ड वुमेन ने गोल्ड जीता, इंडिया की है ये, गोल्ड जीता एट वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। तो कुछ भी लाओ दिमाग में, भगवान ने ताकत दी, भगवान ने आशीर्वाद वगैरह जो भी है। ओके, चलिए, जो भी आप अपने दिमाग में ला सकते हो। उसके बाद है द्वारका एक्सप्रेस वे। दोस्तों, ये जो है ये बनाई जा रही है, बीइंग डेवलप्ड एज पहला इंडिया का एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। ये एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, मतलब ये वो एक्सप्रेसवे होगा जिसके नीचे तो गाड़ियां वाड़ियां चलती होगी, ये एलिवेटेड होगा। अगर ऐसे है रोड वोड है बस्ती बस्ती इधर से, तो ये ऐसे एक्सप्रेसवे होगा एलिवेटेड, और ये बहुत बड़ा होगा।
एक्सप्रेसवे होगा। तो इसका नाम है दीवार। देखो आपको पता है जब एक्सप्रेसवे आप बनाओगे ऐसे ऊपर ऐसे, फ्लाईओवर तो एक होता है जो रोड पे होता है, ये बहुत बड़ा है, लॉन्ग है ये। अब ये दीवार का याद रखने के लिए आप बात याद रखो, यहाँ पे दीवार, बीच में पिलर्स तो होते ही हैं, लेकिन कम से कम इधर और इधर दीवार बनाना पड़ता है, दीवार बनाना पड़ता है। तो दीवार से दीवार का याद रखना, दीवार से दीवार का याद रखना। ओके, तो दीवार का एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से गुड़गांव तक होगा, उसको डेवलप किया जा रहा है एज पहला एलिवेटेड ऐसे रोड है नीचे वाले, ये एलिवेटेड है अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया। ट्रिक यही है, एलिवेटेड है तो एलिवेशन करने के लिए दीवार व्यवहार थोड़ा सा साइडों में होगा, बीच में हाँ पिलर्स तो होंगे लेकिन दीवार एंड्स पे होगा। ओके चलिए अब मुझे आप बताइए, मैं सवाल पूछूंगा, आप अपनी जगह पे जवाब दीजिए। सवाल है आपके लिए, सुनिए मैं ऊपर नीचे करके आपको सवाल पूछता हूं। बताइए 75 स्कॉलरशिप कौन देगा हमारे इधर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे? अरे जिससे इंडिपेंडेंस मिली कौन सी कंट्री होगी? ब्रिटेन या यूके। ओके, और एक सवाल है आपके सामने, आप मुझे बताइए एक 94 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसने गोल्ड जीता, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता। अरे बताओ इसके ऊपर आशीर्वाद होगा किसका? भगवान। तो आंसर क्या है? भगवानी देवी आंसर है। ओके, मुझे बताओ एक इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन होगा? एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस, अभी मैंने बोला दीवार विवार चढ़ाना होगा, तो दवार का एक्सप्रेसवे, दवार का DWARK, दवार का एक्सप्रेसवे आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ एक बुक है, उसका ऑथर कौन है? गेटिंग द ब्रेड है कीवर्ड, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे ऑफ सक्सेस। बताइए मुझे, तो ब्रेड के साथ ब्रेड पकोड़ा नहीं बोलना, वहां पे ऑप्शन होगा, आपको दूर से पता चल जाएगा, पराठा PRARTHA, तो पराठा बतरा आपके ऑप्शन में होगा। ऑप्शन से आप दूर से कर सकते हो मेरे दोस्तों, मुझे पूरा पता है। ओके उसके बाद है आपके सामने और एक करंट अफेयर 2022 में क्या हुआ? खुशी पटेल जो है उसने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। जब कोई मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनेगी तो खुशी तो होगी उसकी। यूनाइटेड स्टेट्स की थी वो, उसने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। और ये होता है कहाँ है? ये होता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का हुआ, ये होता है न्यूयॉर्क में। इसको बनाया गया 1990 में। ट्रिक यही है कि जब कोई वर्ल्ड वाइड मिस इंडिया आए खुशी तो होगी। लेकिन हाँ, इसी के साथ पहले ये मैं कवर करना चाहता हूं, सुनी शेट्टी ने भी जीता फेमिना मिस इंडिया। वो था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये था फेमिना मिस इंडिया, या इसको मिस इंडिया डायरेक्टली बोलते हैं। ठीक है ना, और आप इसको याद रख लीजिए ट्रिक में, वो तो वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल थी, आप मिस इंडिया, इसको शॉर्ट में मिस इंडिया भी बोलते हैं और फेमिना मिस इंडिया भी बोलते हैं। आप सुनील शेट्टी जो है ना, एक्टर जो है ना, उसको दिमाग में लाओ यार किसी भी तरह से, उसी ने जीता फेमिना मिस इंडिया। ठीक है ना, किसी भी तरह से। ओके, सुनील शेट्टी, देखो इसका नाम है सिनी शेट्टी, तो सुनील शेट्टी आप याद रखो। और ये जो है ये जो है फेमिना मिस इंडिया या मिस इंडिया भी इसको बोलते हैं, ये मुंबई में होता है, 1952 से स्टार्ट हुआ। ये होता ही इसीलिए है, जो भी इधर जीतता है वो फिर कंटेस्ट करता है, कहां पे वो जाता है? मिस वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए। ठीक है ना, ओके, मिस वर्ल्ड में वो वहां पे जाता है ओके, कंटेस्ट करने के लिए। अब चलिए आगे। खुशी पटेल वर्ल्ड और सुनील शेट्टी फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में नए 2 कंट्रीज ने अप्लाई किया कि हम भी ज्वाइन हो जाएंगे, ईरान और अर्जेंटीना। इसको याद करने का तरीका इंडिया लाओ दिमाग में। इंडिया का पहले आई है, लास्ट में ए है, तो आई से ईरान, ए से अर्जेंटीना। आपके ऑप्शन में आप जरूर देखोगे, अगर आपके दिमाग में ब्रिक्स आया और इंडिया आया, देखो ना इंडिया बीच में है, तो इंडिया लाना ब्रिक्स का, और इंडिया का आई और ए ये भी दिमाग में लाना। हैदराबाद तेलंगाना जो है दोस्तों, उसने ओपन कर लिया दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर, टी हब, टेक्नोलॉजी हब 2.0। ये दूसरी बिल्डिंग है उनकी, पहली बिल्डिंग थी, ये 2.0 है, दूसरी बिल्डिंग है, और ये दुनिया की लार्जेस्ट इनोवेटिव सेंटर है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पे आप लोग भी जा सकते हो, अपना कोई डिपार्टमेंट ऑफिस खोल सकते हो, इनोवेटिव आइडियाज देख सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हब, इनोवेटिव सेंटर है। ठीक है ना, आप ऐसे याद रख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी हब वही होगा ना जहां पे आबाद
मतलब जो जिधर टेक्नोलॉजी होगी वो शहर आबाद होगा, वो जगह आबाद होगा। तो वैसे याद रख सकते हो। और ये भी याद रख सकते हो, टी से टेक्नोलॉजी हब, टी 2.0 से तेलंगाना, ठीक है ना। अच्छा, अगर सवाल आए आबाद टेक्नोलॉजी हब, टी जो ये टी हब जो है तेलंगाना, ऐसे ऐसे ही आप कर सकते हो खुद ही, ठीक है ना। अभी हम इसको रिवाइज करेंगे, अभी हम आपको याद भी करेंगे। यार लैपिड जो है, यार लैपिड जो है वो बना 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। उससे पहले था नफ्ताली बेनेट। तो यार लैपिड जो है वो 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बना। ट्रिक कैसे याद रखोगे? देखो, इजराइल ने ना, इजराइल बड़ा यारी की अरब कंट्रीज के साथ। आपको पता है इजराइल और अरब का कन्फ्लिक्ट था, लेकिन आजकल आप देखो इजराइल अरब कंट्रीज का यार है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। यूएई के साथ डील की साइन, और दूसरी कंट्रीज के साथ, अरब कंट्रीज के साथ भी ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारी डील्स होने के चांसेस है आगे भी। तो बड़ा यार ही ये कर रहा है। और जिसको नहीं पता यार, जिसको नहीं पता, इजराइल अरब का कन्फ्लिक्ट था। देखो, इजराइल फलस्तीन का कन्फ्लिक्ट भी था, अरब फलस्तीन को भी सपोर्ट कर रहे थे, बॉर्डर इश्यूज भी थे, बहुत सारे इश्यूज बीच में थे। लेकिन हाँ, ये सारी स्टोरी अगर मैं इधर बताऊं इस वीडियो में, मैंने बोला ना 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब इतना है, सबको पता होगा यार इजराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट आपको पता है, अरब इनको सपोर्ट करते हैं। तो अरब कंट्रीज और इजराइल की नहीं बनती थी, इतना दिमाग में रखो। लेकिन धीरे धीरे उनको वो यार बना रहा है। तो इजराइल धीरे धीरे सबको यार बना रहा है। तो यार लैपिड बन गया, यार लैपिड बन गया 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। सुनील शेट्टी बता दिया। अब नया शिर्पा G20 का 2022 में कौन होगा? इंडिया से है ये नया शिर्पा। शिर्पा पता है क्या होता है? देखो, जो ये इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं ना, G20 G7 या जो भी होती हैं, उनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव जो कि प्रिपेयर करता है उसको, मीटिंग को, तो शिर्पा का मतलब होता है जो कि उस मीटिंग को प्रिपेयर करे, जो कि उस मीटिंग में गाइडेंस दे, प्रेपरेशन करे उस मीटिंग की, उसी को बोलते हैं शिर्पा। और इंडिया से अमिताभ कांत जो है वो बना नया शिर्पा। उससे पहले शिर्पा हमने बोला था कि होगा पीयूष गोयल, लेकिन पीयूष गोयल नहीं अब हैं, अब अमिताभ कांत है। बस इतना याद रखो। अमिताभ बच्चन है ना, उसकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसी को भेजा दिमाग में इतना लाओ, उसी को भेजा। G20 का दोस्तों समिट है 2022 का, जाओ उधर शिर्पा बनो, उधर प्रेपरेशन करो, गाइड करो, मीटिंग को अरेंज करो। ओके, तो सुनो, अमिताभ कांत कौन है? एक्स नीति आयोग CEO। इससे पहले बोला गया था पीयूष गोयल होगा पिछले साल, लेकिन अब रिप्लेस किया अमित कांत ने। पिछली बार बोला गया ये होगा, अब अमित कांत होगा, अमित कांत ने इसको रिप्लेस किया, इतना याद रखो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 16th G20 मीटिंग 2021 में हुई इटली में। 17th G20 मीटिंग 2022 में होने जा रही है इंडोनेशिया में। 18th होने जा रही है इंडिया में। आई याद रखना 2021, 22, 23 आई याद रखना। ये भी ट्रिक है, कभी सवाल आ सकता है 2021 में कहाँ हुआ, 2022 में, 2023 में। अब J&K के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा, J&K का करंट अफेयर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, J&K का करंट अफेयर मंथली में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये 18th G20 मीटिंग के बारे में भी वहाँ पर बात उठेगी। फिलहाल के लिए इतना याद रखो। कौन रखा गया शिर्पा जो वहाँ पर मीटिंग को अरेंज करे? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ कांत आएगा आपके दिमाग में। और 2021, 22, 23 में 3 G20 कंट्रीज में यही 3 है जिनके आता है। G20 है ना, G20 में 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना। तो इन सब में आई जो है उन्हीं की मीटिंग आजकल हो रही है, इतना दिमाग रखो, ठीक है ना। चलिए आपको सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। बताइए दोस्तों, मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं। बताइए मुझे, ब्रिक्स में नए 2 कंट्रीज ज्वाइन होने जा रहे हैं, और आपको पता है इंडिया भी है ब्रिक्स का मेंबर। वो 2 कंट्रीज कौन है? ईरान और अर्जेंटीना। अगर आपके दिमाग में इराक आएगा ना, तो वो ऑप्शन में होगा नहीं। अगर ऑप्शन में होगा भी ना, तो कुछ ना कुछ चांसेस होंगे, बोथ ए एंड बी नीचे ऑप्शन होगा, ईरान अर्जेंटीना, बोथ सी एंड डी। तो आप ऑप्शन कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप कर सकते हो, ठीक है ना। ईरान, आई लव बाई ईरान एंड अर्जेंटीना। जरूरी नहीं आप ईरान करो, आपके दिमाग में अगर इराक भी होगा ना, तब भी आप सही आंसर करोगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन डी में होगा लास्ट में, बोथ ए एंड सी वगैरह वगैरह, ऐसा ऑप्शन होगा आपके सामने, ठीक है ना, या कुछ ना कुछ। तो बस ट्रिक बहुत मदद देती है। बता मुझे, और एक सवाल है आपके सामने, दुनिया का लार्जेस्ट इनोवेटिव सेंटर, ठीक है ना, कहां बनने जा रहा है? टेक्नोलॉजी हब, देखो वो आबाद होगी जगह, बता मुझे हैदराबाद, ठीक है ना। और टी हब 2.0, टी से कौन सी स्टेट? तेलंगाना। ओके, बता मुझे। अच्छा,
इजराइल के नए कौन से प्राइम मिनिस्टर बने? देखो यार, उन्होंने ना यारी लगाई सबके साथ, यारी बड़े खासकर अरब कंट्रीज के साथ, वो अब मीटिंग होने जा रही है वगैरह वगैरह, यूएई के साथ साइन किया डील, तो यार है वो, तो यार लैपिड, यार लैपिड। अच्छा, आपके सामने और एक सवाल है, मुझे बताए G20 के लिए शेरपा इंडिया से कौन जाएगा? अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन नहीं, याद रखना, अमिताभ कांत याद रखना, ठीक है ना। इसी तरह वर्ल्ड वाइड मिस इंडिया खुशी, उसकी जबरदस्ती तो खुशी पटेल। और इंडिया मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया 2022 सुनील सेठी, दिमाग में लाना हो यार, सन्नी सेठी उसका नाम है, ठीक है। ओके, ये करंट अफेयर है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने है नागपुर जो है दोस्तों, एक सेकंड नागपुर जो है उसको मिला दुनिया का लॉन्गेस्ट डबल डिकर ब्रिज। डबल डिकर ब्रिज आप देख लो, दुनिया का लॉन्गेस्ट डबल डिकर ब्रिज है ये। आप देखो, ये एक ब्रिज है, गाड़ियां चल रही है, उसके ऊपर ट्रेन चल रही है, ये ब्रिज के ऊपर ब्रिज है। तो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डबल डिकर ब्रिज कहां पे है दोस्तों? कहां पे है दोस्तों? नागपुर में। इसको याद करने का तरीका इतना याद रखो। अच्छा, बिल्ड किसने किया? बिल्ड किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो ने। नागपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मेट्रो ने, ठीक है। सवाल आएगा, ये नागपुर जो है, सवाल आएगा दुनिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज कहां पे बनाया गया? तो नागपुर आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, नागपुर के बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, नाग ही नाग थे नीचे, नाग पता है, नाग सांप थे ना, एक जगह थी नागपुर था, नागपुर का मतलब सांपों का पुर था। तो वहां पे एक ब्रिज के ऊपर दूसरा ब्रिज भी बनाया गया, कहीं सांप ना आ जाए, तो ऊपर ऊपर जाने की कोशिश की लोगों ने। इतना याद रखो दिमाग में, डबल डिकर ब्रिज, ऊपर जाने की कोशिश, नाग है नीचे, पूरा नाग का पूरा पूर है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद और एक सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड जो है ये पहला स्टेट है जो जिसने इंप्लीमेंट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एट प्री प्राइमरी लेवल। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया पहले कर्नाटका ने, फिर मध्य प्रदेश ने, फिर यूपी ने, इसी तरह बहुत सारे और भी स्टेट्स ने किया। लेकिन प्री प्राइमरी लेवल में पहली बार प्राइमरी स्टेज पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया कौन सी स्टेट ने? उत्तराखंड ने। देखो, प्री प्राइमरी लेवल मतलब छोटे बच्चे, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को मजा आता है खंड खाने में। खंड पता है क्या होता है? चीनी होती है ना, कश्मीरी में हम खंड बोलते हैं चीनी को। ओके, तो ट्रिक यही है, चिल्ड्रन खाते हैं खंड। तो बस आपके दिमाग में आएगा प्री प्राइमरी लेवल पे कौन सी स्टेट है, आपके दिमाग में खंड आना चाहिए। चाहे झारखंड आए या उत्तराखंड आए, खंड याद रखो यार, ऑप्शन में आप करोगे। अगर दोनों थे झारखंड, वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर झारखंड भी था उत्तराखंड भी था ऑप्शन में, फिर भी दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, फिर 50% प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई आंसर देने की। ओके, वैसे चांस ही नहीं है, उत्तराखंड ही होगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद है दोस्तों एक एक्सरसाइज रिसेंटली हुई हवाई यूएसए में, रिम ऑफ पैसिफिक, जिसको बोलते हैं रिम पैक एक्सरसाइज। उसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम इससे पहले भी एक एग्जाम में पूछी गई थी। थीम 2022 जो था, इसका थीम क्या था 2022 का रिम ऑफ पैसिफिक का? याद रखना, कैपेबल एडाप्टिव पार्टनर्स। इसको कैसे याद रखोगे? CAP, लास्ट में क्या है? PAC। तो यही C से कैपेबल, A से एडाप्टिव, P से पार्टनर्स, ये लास्ट के 3 लेटर्स याद रखना, ठीक है। ओके, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है दोस्तों, हवाई यूएसए में हुआ। अब इसको ट्रिक है यही याद करने का मेरे दोस्तों, ये याद रखना, पैसिफिक है हवाई में। अच्छा, रिमा पैसिफिक में हुआ ये एक्सरसाइज। तो पैसिफिक ओशन में तो हवा में ही गोलाबारी जो भी करना है तो हवा में ही करेंगे, तो हवाएं, ये याद रखना। और थीम भी याद रखना, रिम पैक, PAC, कैपेबल एडाप्टिव पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने पार्टिसिपेट पहली बार 2014 से किया, ठीक है ना। 2014 से इंडिया ने स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना इस एक्सरसाइज में, रिम पैक, जो कि हवाई यूएसए में होता है, ठीक है ना। रिम पैक, रिम ऑफ द पैसिफिक होता है, रिम ऑफ द पैसिफिक होता है, ये जो पैसिफिक का पूरा रिम है वो उसको बोलते हैं रिम ऑफ द पैसिफिक, मतलब पूरा पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, शॉर्ट में। चले आगे। जागृति एक मास्केट है, एक शक्ल है, एक मास्केट है जागृति, जिसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। ये याद रखना किन के लिए किया?
बहुत सारे ऑप्शन होंगे कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कि कंज्यूमर के राइट्स हैं, कंज्यूमर के सोल्यूशन है, कंज्यूमर का जो एक्ट है उसके बारे में नॉलेज देना। और जागृति मास्केट जब भी मीडिया में आएगा तो जागो ग्राहक जागो के टैगलाइन के साथ आएगा। मतलब जब भी कोई जागृति मास्केट बोलेगा तो एक लाइन दिया करेगा, जागो ग्राहक जागो बोला करेगा। तो जागृति मास्केट आप याद रखो, जागो ग्राहक जागो, बस। ट्रिक भी यही है और फैक्ट भी ये है कि जागो ग्राहक जागो इसका टैगलाइन है। जागृति मास्केट, पूरा नाम आप याद रखना, जागृति मास्केट, जागो ग्राहक ग्राहक जागो। ग्राहक का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर। तो आप याद रख सकते हो फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, ग्राहक पे फोकस करना, ग्राहक पे फोकस करना। द्रौपदी मुर्मू जो है ओडिशा की, वो अब बनी 15th एंड इंडियाज फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट। देखो आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जो है वो अब नहीं है, उसको रिप्लेस किया द्रौपदी मुर्मू ने। और ये वुमेन है, वुमेन तो है लेकिन फर्स्ट वुमेन है ट्राइबल प्रेसिडेंट। ट्राइबल वुमेन है ये। कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं? संथाली ट्राइब से। मेरे दोस्तों ये याद रखना, पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी उसका नाम है प्रतिभा पाटिल, लेकिन ये दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट है। अगर द्रौपदी मुर्मू दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट है क्योंकि पहली वुमेन प्रेसिडेंट है प्रतिभा पाटिल, ठीक है। लेकिन हां, ये ट्राइबल कम्युनिटी की पहली वुमेन है प्रेसिडेंट। और कौन सा ट्राइब है? संथाल ट्राइब, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें? मुर्मू। देखो अगर आप, अच्छा और एक फैक्ट याद रखना, ये द्रौपदी मुर्मू पता है ये एक ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि 1947 आजादी के बाद जिसने जन्म लिया। 1947 ओके, आजादी के बाद ये बॉर्न हुई। सिर्फ यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है वही सिर्फ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो आजादी के बाद जिसने जन्म लिया, ठीक है। ओके ओके, तो ये आप याद रखना कि प्रेसिडेंट में द्रौपदी मुर्मू सिंगल एक ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि जिसका जन्म हुआ आजादी के बाद। लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी जन्म हुआ है आजादी के बाद। ओके ओके ओके, अब इसको ट्रिक याद करने का, आपको पता है जे&के का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, मुर्मू आपको पता है गवर्नर बराबर होता है प्रेसिडेंट की। जिस तरह की प्रेसिडेंट के पावर है, रोल वोल है, उसी तरह का गवर्नर। और सीएम होता है, लगभग सीएम होता है, मिलता जुलता है प्राइम मिनिस्टर से। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है पॉलिटी में। लेकिन गवर्नर, आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जे&के का? पहला जीसी मुर्मू। तो ये भी मुर्मू है क्योंकि गवर्नर लगभग होता है प्रेसिडेंट के जैसा। तो मुर्मू वैसे ये ना बहुत बार आपके दिमाग में आएगा, नाम आएगा, तो इसको याद करने का ट्रिक, किसी चीज़ का ट्रिक नहीं बनाना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें तो पता ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो तो शायद उनको ना पता हो, इसीलिए बना दिया। फेडरल बैंक जो है दोस्तों, उन्होंने कोलैबोरेट किया सीबीडीटी के साथ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, ताकि फेडरल बैंक करे लॉन्च ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज। मतलब आप ऑनलाइन आप टैक्स भर सकते हो। फेडरल बैंक जो है उनने कोलैबोरेट किया रिसेंटली सीबीडीटी के। देखो सीबीडीटी जो है वो है पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और ये फेडरल बैंक जो है, ये है दोस्तों इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक। हेडक्वार्टर है अलवा केरला में, जिसको फाउंड किया गया 1931 में। लेकिन ट्रिक कैसे याद रखोगे? ट्रिक यही याद रखोगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल और फेडरल। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, बहुत बार मैंने पॉलिटी में पढ़ा है, आप कनेक्ट कर सकते हो अगर करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बस इसमें से मैं आपको बस 1-2 सवाल ही पूछूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा बनेगा। मैं इस पेज में सिर्फ आपको 2 या 3 सवाल पूछूंगा। चलिए मुझे जवाब दीजिए दोस्तों। बताइए मुझे, आप मुझे बताइए कौन सी पहली स्टेट ऐसी है जिसने इंप्लीमेंट किया न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल, मतलब कि चाइल्ड लेवल पे, छोटे बच्चों। और आपको पता है छोटे बच्चों को पसंद क्या है? बता मुझे। चाइल्ड, छोटे बच्चों को पसंद है खंड। तो खंड जैसा आएगा स्टेट उत्तराखंड। अगर झारखंड भी दिमाग में आया कोई मसला नहीं, फिर भी उत्तराखंड कुछ टाइम बाद आपको ट्रिक 2-4 बार देख लेना वीडियो मेरा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। उसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, डबल डिकर ब्रिज कहां पे बनाया गया? मैंने बोला नीचे ना सांप ही सांप होंगे, नाग होंगे, तो नाग का पूर होगा, तो नागपुर में बनाया गया। मुझे बताओ, एक सवाल है आपके लिए, हाँ मुझे बताओ, रिम पैक जो है, आपके लिए सवाल है, रिम पैक का थीम मुझे बताओ। मैंने अभी बोला था लास्ट 3 लेटर्स लेना, कैपेबल एडाप्टिव पार्टनर्स। ओके, बस ठीक है। चलिए
बस बाकी आप देख लेना, आप खुद ही। आगे चलते हैं, बस 1-2 पेज है, खत्म हो जाएगा जल्दी। ओके ओके दोस्तों, अब आपके सामने त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है अर्न विद लर्न स्कीम। मतलब कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बोला जो कि स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुए हैं, जिन्होंने छोड़ी है पढ़ाई कोविड-19 की वजह से, उनको अगर आप वापस री एनरोल करते हो तो आपको 500 रुपए मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्कूल में हो आप और आप पढ़ भी सकते हो। अर्न विल लर्न स्कीम का मतलब है एक तो आप स्कूल में पढ़ते हो, और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स को भी लाएंगे जिन्होंने कोविड-19 की वजह से छोड़ा था स्कूल, उनको अगर लाएंगे तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। वाह क्या स्कीम है, जबरदस्त स्कीम है। जो स्टूडेंट्स बाकी वो स्टूडेंट्स को लाएंगे जिन्होंने छोड़ी पढ़ाई कोविड-19 की वजह से, तो उस स्टूडेंट जो कि स्टूडेंट को लाएगा उस स्टूडेंट को 500 रुपए मिलेगा, ₹500 फॉर री एनरोलिंग। ठीक है, ओके। आप ऐसे याद रखो, त्रिपुरा 3-3 पूरा का स्कूल है। स्कूल है 3-3 पूरा, 3 पूरा मतलब बड़ी बिल्डिंग है स्कूल, और वो वैकेंट है। इसीलिए त्रिपुरा ने बोला भाई हमारे इधर वैकेंट होते हैं खाली 3-3 पूरे का ये स्कूल है, 3 बिल्डिंग से या 3 पूरे का स्कूल है, तो हमारे इधर क्या होना चाहिए, बच्चा आना चाहिए, वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो जो ड्रॉप आउट हुए कोविड-19 की वजह से उनको लाने के लिए हम 500 रुपये देंगे। तो आप ऐसे याद रखो, त्रिपुरा में 3 पूरे खाली थे स्कूल में, इसलिए अर्न विद लर्न स्कीम। उसके बाद है नारायण कुमार जो है उसको मिला जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। और दोस्तों किस लिए मिला? इंडिया जापान इकोनॉमिक रिलेशंस को जबरदस्त बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, और कंट्रीब्यूशन जो इसने दिया इंडिया जापान इकोनॉमिक रिलेशन में। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कश्मीरी में हम सन जो है ना, सन कभी बोलते हैं, सन जलता है, जलने को बोलते हैं नार। हम ये कश्मीरी में बोलते हैं, पता नहीं डोगरी उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं कि नहीं, लेकिन इतना याद रखो, सन को हम कश्मीरी में बोलते हैं नार। तो राइजिंग सन की बात आए तो नार याद आना चाहिए, नारायण कुमार, सन नार याद रखना। ठीक है, उसके बाद अल्वीरो लैरो जो है उसको अपॉइंट किया गया है एज नया प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD का नया प्रेसिडेंट कौन है? अल्वीरो लैरो। देखो आप ऐसे याद रखो मेरे दोस्तों, और IFAD का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। आप ऐसे याद रखो, अल्वीरो लैरो जो कि खुद स्पेन का है। ठीक है ना, ये अल्वीरो याद रखना, एलोवेरा आपको पता है, एग्रीकल्चर अगर करोगे ना आपको एलोवेरा आप उगा सकते हो। ठीक है ना, ऐसा दिमाग में रखो। ओके, यहां पे एग्रीकल्चर एलोवेरा, या ऐसे याद रखो, ए से एग्रीकल्चर, ए से एलोवेरा, आपकी मर्जी। उसके बाद केरला जो है उन्होंने लॉन्च किया दोस्तों मेडिसब स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो ये मेडिसब स्कीम आपको पता है केरला खाने के बड़े मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, ऐसे याद रखो, केरला खाने के बड़े मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। उसके बाद है विश्वनानंद आनंद जो है वो है ऑथर किसके? माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। देखो इसको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि विश्वनाथ आनंद आपको पता होगा ये पहला इंडिया का चेस्ट ग्रैंड मास्टर है। इसका तो नाम याद रखो, लेकिन जिन बच्चों को इसका भी नाम याद नहीं रहेगा वो ऐसे ट्रिक में याद रखो। देखो अगर आप जीतते हो ना, अगर आप चैंपियन हो ना, तो आपको आनंद आएगा, या अगर आप चैंपियंस लाइफ के बारे में पढ़ते हो, या अगर आप खुद विनिंग लेसन्स के बारे में सुनते हो तो आपको आनंद आता है। आनंद, विश्वनाथ आनंद। ओके, विश्वनाथन आनंद। उसके बाद जीनोकोवैक-19 जो है वो इंडिया का पहला होम ग्रोन mRNA कोविड-19 वैक्सीन है, जिसको अप्रूव किया DCGI ने, डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने। ये पहला mRNA कोविड-19 वैक्सीन है, होम ग्रोन इंडिया का। तो आप याद रखो, इजी है याद रखना। आपको पता है mRNA, मैसेंजर RNA आपने जीन्स में पढ़ा होगा, जीनोम में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स चैप्टर में तो कभी कम से कम 9th-10th में पढ़ा होगा mRNA। ठीक है ना, DNA RNA तो पढ़ा होगा ना, कुछ मैसेंजर RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा कुछ ना कुछ। तो आप mRNA से कनेक्ट कर सकते हो जीन के साथ, जीनोकोवैक-19 के साथ। ठीक है ना। अच्छा ये क्या होगा दोस्तों, ये तो आपने सुना अप्रूव इसने किया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है इसको डेवलप किसने किया। सवाल इधर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको डेवलप किया किसने? जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। लेकिन आप इजीली याद रख सकते हो mRNA, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो याद रखना जहां पे भी mRNA आएगा, जीनोकोवैक-19 इसका नाम है इस वैक्सीन का, और जिसने डेवलप किया उसका भी नाम है जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स। तो जीन हर बार आप याद रखना mRNA के साथ। और ये इंडिया का पहला होमग्रोन mRNA वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन, लेकिन दुनिया का तीसरा mRNA कोविड-19 वैक्सीन है ये। ओके,
उसके बाद हम आपको सवाल हम अब आपको एमसीक्यू सीरीज में ही पूछेंगे। इन ट्रिक्स का सवाल आपको हम एमसीक्यू सीरीज में ही याद कराएंगे, ठीक है ना। ओके, 2-3 का पूछता हूं, 2-3, क्योंकि हर पेज पे पूछा तो 2-3 का पूछता हूं। बताइए मुझे कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अर्न विद लर्न स्कीम उन बच्चों के लिए जिन्होंने ड्रॉप आउट किया ना, उनको वापस लाने के लिए। आपको मैंने बोला ना, बिल्डिंग जो है ना वो 3 पूरा की थी और वो खाली थी, वो स्कूल में वापस लाना था, तो त्रिपुरा, 3 पूरा त्रिपुरा, 3 पूरा त्रिपुरा। ओके, आसान है, आसान है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मेडिसेप स्कीम जो है, जो इंश्योरेंस स्कीम है फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, देखो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा किसके हैं, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, किसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जबरदस्त है, केरला के, तो केरला ने लॉन्च किया, ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ मैसेंजर आरएनए जो है, जो कोविड-19 वैक्सीन है, इंडिया का पहला होम ग्रोन, वो उस वैक्सीन का नाम क्या है, जीन कोवैक्स। ओके, 19 जीन कोवैक्स 19। अच्छा, किस 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 कंपनी ने उसको बनाया, डेवलप किया, बताए मुझे। उसका भी जीन से ही नाम आता है, तो जीनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। ये याद रखना, ये ट्रिक याद रख लेना, ठीक है। ओके, ये लास्ट पेज है बस। बी के सिंगल जो है दोस्तों, वो है फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, और वो चेयरमैन रह चुके हैं वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ये जो बी के सिंगल है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये पिछले मंथ जुलाई में पास हुआ, ये मर गया, ठीक है। अब आपको आसान है नाम याद रखना कि फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, हिंदुस्तान में इंटरनेट की सिग्नल नहीं होती, ऐसे याद रखो, सिग्नल सिग्नल सिग्नल। इंडियन इंटरनेट का फादर, इंडियन इंटरनेट उतनी अच्छी सिग्नल नहीं होती, या अच्छी सिग्नल होती है आपके दिमाग तक है, अच्छी सिग्नल होती है नहीं होती आपके दिमाग तक है, तो सिग्नल सिग्नल, ठीक है ना, वो चला गया। तो बीके सिग्नल आपको याद रखना। नमसाई डिक्लेरेशन हुआ दोस्तों, आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने एक डिक्लेरेशन किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने, ओके, टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स। आसाम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर मिलता है ना, और आसाम और अरुणाचल प्रदेश साथ साथ है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम साथ साथ है ना, उनका बॉर्डर मिलता है ना, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हटाने के लिए उन्होंने नमसाई डिक्लेरेशन, एक एग्रीमेंट किया। एक बात बताऊंगा, ये दोनों हमसाए है ना, हमसायों को ना अमन से रहना चाहिए, जितने भी बॉर्डर वार्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट, उसको दूर करना चाहिए। तो हमसाई, अरुणाचल प्रदेश और आसाम हमसाए है, हमसाए एक जगह है जहां पे मीटिंग हुई जिसको बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा नमसाई डिक्लेरेशन। ट्रिक यही है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश हमसाए है और बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करने हैं, और हमसाए का मतलब है नमसाई, हमसाए नमसाए एक जैसा नाम है, हमसाए नमसाए एक जैसा नाम है। देखो भाई, गोदी इंडिया जो है, ये एक पहली कंपनी है इंडिया की जिसको सर्टिफिकेशन मिली BIS के थ्रू, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यहां पे नाम लिखा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दोस्तों पहली कंपनी है जिसको सर्टिफाई किया, ठीक है ना, ताकि वो लिथियम आयन सेल बनाए होम ग्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो आपको इसको याद रखने के लिए इतना, लिथियम आयन सेल पता है क्या होती है, लिथियम आयन सेल आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके पास जो भी है ना, उसमें चांसेस है ज़्यादा कि लिथियम आयन सेल होगा आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में। तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में ना गोदी मीडिया को पसंद करते होंगे या नहीं पसंद करते होंगे, हेट करते होंगे, वो आप तक है, आप ट्रिक बना लो। अब मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं, ट्रिक यही है, गोदी इंडिया वो कंपनी कैसे याद रखोगे, और लिथियम आयन सेल्स और गोदी इंडिया को कैसे जोड़ सकते हो। तो सुनो, आप सुनते हो ना गोदी मीडिया, जो कि मोदी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है ना, तो गोदी मीडिया और लिथियम आयन सेल्स की वजह से ही आप सुन पाते हो, चाहे पसंद करते हो या नहीं करते हो, ठीक है ना, हेट करते हो। तो आप दिमाग में कुछ भी लाओ कि गोदी मीडिया जो मैं देखता हूँ वो लिथियम आयन सेल्स जो मेरे मोबाइल में है, लैपटॉप में है। ओके। उसके बाद शिंजो एबे जो है, उसको रिसेंटली मिला, उसको मिला जुलाई में नेताजी अवार्ड 2022, लेकिन पोस्टथॉमसली मतलब कि उनकी डेथ तो हो गई थी, और कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर, ठीक है ना, क्राइसेंथेनियम पोस्टथॉमसली मैंने आपको समझाया। और ये हाईएस्ट ऑर्डर है जापान का, और ये इसको इंडिया से अवार्ड मिला। और आपको पता है दोस्तों, ये शिंजो एबे जो थे, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। ट्रिक कैसे याद रखोगे, आपको पता है ट्रिक कैसे याद रखोगे, शिंजो आबे जो थे ना, वो फ्रेंड थे
नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बोला ये मेरे फ्रेंड थे, मेरे ही नहीं सिर्फ इंडिया के भी फ्रेंड थे और बहुत अच्छे नेता थे। तो नेता से शिंजो आबे नेताजी अवार्ड कनेक्ट कर सकते हो तो कर लो। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्स, एक बैंक का मेटावर्स। पता है क्या होता है? फेसबुक का भी नाम मेटा किया गया, क्यों? मेटावर्स का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। मतलब कि आप बैंक में जाओगे, आपकी आंखें है ना, आंखों के ऊपर एक मशीन लगाई जाएगी, आप वो मशीन लगाने के बाद इस बैंक के अंदर जाके देख सकते हो रियलिटी में। रियलिटी में मतलब कि आप उसी टाइम देख सकते हो कि बैंक पे कौन है, किधर से है, कहां से है, आप बराबर ए टू जेड चीजें। आप उधर बगैर जाने से, आप उधर जाएंगे नहीं लेकिन आप फील करेंगे आप वहीं हैं। आप उधर जाएंगे नहीं लेकिन आप यहीं से घर से ही काम करा सकते हैं। तो वो बैंक का फायदा है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया यूनिवर्स, जो कि एक बैंक मेटावर्स है। मेटावर्स यही होता है और उस बैंक मेटावर्स का नाम है यूनिवर्स। यूनिवर्स से यूनियन बैंक, यही है ट्रिक आपके सामने। अग्निकुल कॉस्मोस जो है उन्होंने ओपन किया इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट 3D रॉकेट इंजन फैक्ट्री चेन्नई में, और ये रॉकेट बनने जा रहा है, जल्दी न्यूज में आएगा, मैं तब आपको बताऊंगा। अग्निबाम ये इसको बना रहे हैं। अग्निकुल कॉस्मोस जो है ना वो प्राइवेट कंपनी है चेन्नई की। कैसे याद रखोगे? अग्निकुल कॉस्मोस से चेन्नई, और ये अग्निकुल बना रहा है अग्निबाम। अग्निकुल बना रहा है अग्निबाम, एक जैसा नाम है। आईजी ड्रोन जो है इसने जीता ग्लोबल एयरवेज बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड रिसेंटली। ट्रिक कैसे याद रखोगे? सबसे बेस्ट ड्रोन जो है ना वो आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस है ना, अगर वो किसी जगह जाएगा तो कम से कम बेस्ट ड्रोन लेके तो जाएगा, क्या अपनी प्रोटेक्शन के लिए या किसी को पकड़वाने के लिए। आप ट्रिक खुद ही बना लो, बस इतना याद रखो, आईजी इंस्पेक्टर जनरल। देखो ये आईजी इंस्पेक्टर, ये आईजी है, सिंपल आईजी। ये आईजी एक दिल्ली की कंपनी है, ठीक है ना। आईजी ड्रोन्स एक दिल्ली की कंपनी है जो ड्रोन्स बनाते हैं। इसको ये अवार्ड मिला। ट्रिक याद रखने के लिए आप याद रखो ड्रोन इंस्पेक्टर जनरल के लिए ज़रूरी है, या वगैरह वगैरह कुछ भी। चलिए अब आपके सामने कुछ वन लाइनर हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बस यही है, ख़त्म हो गया। और ये है आपके सामने डेज और थीम्स। डेज और थीम्स आप खुद ही देख लीजिए, और इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स आप देख लीजिए, लेकिन एक अलग वीडियो लाऊंगा जहां पर मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू याद कराऊंगा डेज और थीम्स, ठीक है। ओके, फिलहाल आपके सामने ये है कि नीति आयोग जो है और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की, टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट यूटीज, ये भी याद रख लेना। अच्छा, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट स्टीज रैंकिंग 2023 का निकाला गया, क्योरल समांस इसको बोलते हैं फुल फॉर्म। इस रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई जो है उसको 103rd पोजीशन मिली, और ये टॉप इन इंडिया था। लंदन को फर्स्ट पोजीशन और जर्मनी मुनिच को सेकंड रैंक। गेल का नया चेयरमैन कौन होगा? संदीप कुमार गुप्ता, याद रखना। इनके ट्रिक्स आप खुद ही बना लो, और कमेंट सेक्शन में इनके ट्रिक्स के बारे में बता दो, ठीक है। ओके, एनटीपीसी, आरईएल और जीएसी। अच्छा, गेल की फुल फॉर्म क्या है बता मुझे? गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका चेयरमैन मैंने बोला आपको। एनटीपीसी, आरईएल और जीएसीएल। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आरईएल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और जीएसीएल का मतलब गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। इन दोनों ने मिलके बनाना है इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। तो इस पे काम कर रहे हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मिशन कुशल कर्मी, ये भूलना नहीं, याद रखना। मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया केजरीवाल गवर्नमेंट दिल्ली ने, ठीक है ना। किस लिए? ताकि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, इसको भी याद रखना। अच्छा, ये दो ने एमओयू साइन किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने एमओयू को साइन किया कि हम ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करेंगे इंडिया में बाय 2022। ये डेट याद रखना, 2025 याद रखना। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने इशू किया है गाइडलाइंस अबाउट मिशन वत्सल्य टू स्टेट्स। देखो, मिशन वत्सल्य जो है ना ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, और इसके लिए ना गाइडलाइंस दिए सेंटर ने। सेंटर में भी कौन सी मिनिस्ट्री ने? इस मिनिस्ट्री ने। और गाइडलाइंस में यही था कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होगी, जिसमें से 60% फंड होगा सेंटर का, 40% फंड होगा स्टेट्स का। लेकिन जेएंडके का याद रखना, जेएंडके जो आता है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है। 90% फंड होगा सेंटर का, सिर्फ 10% फंड होगा स्टेट का, ठीक है, यूटी का, जेएंडके यूटी का। ओके ओके ओके।
अच्छा, मिशन वात्सल्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2010 में इसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इसको 2017 में नाम चेंज किया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम, और फिर 2021 में मिशन वात्सल्य इसको रीनेम किया गया, नाम हुआ। केरला पहला और सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसका अपना ओन इंटरनेट सर्विस है, प्रोजेक्ट के फोन, याद रखना। और इन्होंने बताया केरला में कि बीपीएल लोग जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको फ्री इंटरनेट देंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम, जिससे ये बनाया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम है के फोन, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ओके, उसके बाद सैमसंग ने बनाया दुनिया का फास्टेस्ट ग्राफिक्स डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, वो पहला शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक बना जो कि कलेक्ट करेगा अब टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब वही बैंक ही कलेक्ट करेगा। वाराणसी यूपी में जो है वो बना पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर 2022-23। ओके, 52nd डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इंडिया और बांग्लादेश ने एग्रीमेंट किया कि हम अब ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को कर्ब करेंगे, कम करेंगे, खत्म करेंगे। कोशक राजा शिकारा जो है दोस्तों, याद रखना, उसने जीता ग्लोबल एनर्जी प्राइस 2022, ये अवार्ड उसने जीता, ये प्राइस उसने जीता। 5 नए रामसर साइट्स को ऐड किया गया इंडिया से, अब 49 से नंबर हुआ 54, जिसमें से तमिलनाडु से 3 रामसर साइट्स हैं, करिकली और पलिकरनाई और पिछावारम। ये दोस्तों 3 हैं तमिलनाडु के जिनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। और दोस्तों मिजोरम से पाला और एमपी से, मध्य प्रदेश से सकिया। ठीक है, ये याद रखना 5 रामसर साइट्स। इंदरमिट गिल जो है इंडिया के, वो बनाए गए नए चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, याद रखना, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक उनको बनाया गया। अब आपके सामने हैं इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स, ये एक बार देख लो, नजर मार लो, जितना याद रहे अच्छा है। ये करंट अफेयर मैंने आज आपको पढ़ाया, अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कोर्सेज का लिंक होगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। बाय डियर स्टूडेंट्स।